Good morning, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma and KNA Delhi. आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर फोबिया के बारे में। तो फोबिया क्या है? फोबिया इररेशनल, इलॉजिकल फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन इज नोन एज फोबिया। किसी चीज से डर लग जाना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूं। फोबिया किसी एक्टिविटी से डर लगना, किसी सिचुएशन से डर लगना, किसी ऑब्जेक्ट से डर लगना, ये फोबिया कहते हैं। बेटा फोबिया में क्या चीज है? देखो दो शब्द है, इररेशनल और इलॉजिकल। अरे यार तुम्हारी गर्दन यहां पे लगी हुई और तुमसे ये कहा तलवार से डरना नहीं है, ऑब्जेक्ट से नहीं डरना है, ये फोबिया है। अरे वहां फोबिया लगना जरूरी है ना, कट जाएगी। शेर सामने खड़ा है, उससे डर लगना जरूरी है। इमेजिन्ड और अनरियल सिचुएशंस का आप सोच सोच के डरो, उसको क्या बोलते हैं? फोबिया। मैं वहां जाऊंगी शादी में, मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैं अब कैसे बात करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कई लोगों को फोबिया होता है सोशल फोबिया, सोशल गैदरिंग से डरते हैं। जैसे कई टीचर यूट्यूब या किसी लाइव आके बोलना एक बहुत बड़ी आर्ट है। अच्छे से अच्छे ब्रिलियंट को आप स्टेज पर बुलाओगे ना, वो वाइब्रेट कर जाएंगे। और कई लोग ऐसे आते जो मस्ती में आते और मस्ती में बोल के चले जाते, और हम जैसे लोग तो 100% कॉन्फिडेंस में आते कि जो बोल दिया सब सत्य। कई बार तो इंग्लिश बोलते हैं ना, जब कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है और हमें पता होता है गड़बड़ कर गए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सामने वाला जो करता है अरे बढ़िया बोल के गया यार। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है घिसने से। हीरा बनता है घिसने से। जितना ज्यादा घिसाई होगी उतना महंगा बिकेगा ना प्रतीश भाई। इस कांच के टुकड़े को हीरा बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अब हम और तुम सब कांच के टुकड़े, अब हमें हीरा बनना है, तो अब देखो कौन हीरा बनेगा कौन नहीं बनेगा। कहीं तुम सोच लो अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर का हीरा बनना है कि अपनी वाइफ को पढ़ा के आईएएस बनाएगा और हम तो वही गंवार रहेंगे। ऐसा हीरा नहीं, डायमंड की बात कर रहा हूं मैं। उस पिक्चर में भी हीरा बनता है वो, पता है तुम्हें? बिने ठीक नहीं पता होता मेरे से पूछ लेना, मैं पूछ लूंगा, नाम बता दूंगा पिक्चर का। फोबिया के 3 टाइप होते बेटा। पहला फोबिया होता अगोरोफोबिया, AGORA फोबिया। दूसरा होता है हमारा सोशल फोबिया, और जो तीसरा जो हमारा होता है भैया वो होता है स्पेसिफिक फोबिया। मेरे दोस्तों फोबिया इररेशनल, इलॉजिकल फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन होता है। जब अगोरोफोबिया मींस इररेशनल फियर ऑफ सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर किसी को पब्लिक प्लेस से डर लग सकता है, क्राउडेड प्लेस से डर लग सकता है, और पब्लिक प्लेसेस से, ओपन प्लेसेस से डर लग सकता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? एगोरोफोबिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन फोबिया का क्लासिफाई है वो इन 3 तरीके से किया गया है। एगोरोफोबिया, फियर फ्रॉम एनी सिचुएशन, सिचुएशन ओपन प्लेस, क्लोज्ड प्लेस जो आता है इसको एगोरोफोबिया कहते हैं। इस एगोरोफोबिया के कारण एक पर्सन अपने आप को क्या करता है? सेल्फ इंप्रिजन कर लेता है, अपने आप को अंदर कर लेता है। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, गेट लगा लेगा, अंदर रहेगा। सेल्फ इंप्रिजन्ड मींस अपने आप को कारावास में डाल लेता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एगोरोफोबिया। दूसरा जो हमारा आता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब इररेशनल फियर ऑफ एक्टिविटीज और सोशल इंटरेक्शन, मींस फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज। सोशल इंटरेक्शन मींस कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, शादी में नहीं जाना, मैं उसके यहां नहीं जाऊंगी, समाज में एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेंगे, मैं कैसे जाऊंगी, ये सारी चीजें आती है बेटा सोशल फोबिया के अंदर। जिन लोगों को सोशल फोबिया, जैसे फियर ऑफ ईटिंग रहता ना, सबके सामने खाना नहीं खा सकते, पल्लू नीचे करके अंदर ही अंदर डाले जा रहे हैं। फियर ऑफ ईटिंग, मुझे तो शर्म आती है, पल्ला ऊपर करके नहीं खाऊंगी, पर्दा करके रहूंगी। पब्लिक स्पीकिंग, आपको बुलाए स्टेज पे, आपको भी फोबिया हो जाएगा, यार मेरे को कहां खड़ा कर दिया, आप वाइब्रेट करने लग जाऊंगे। ये फियर। यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक लेबोरेटरी, आपने कई लोगों को देखा होगा, यदि सुलभ कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट करने जाने लगे तो कई लोग तो ऐसे बोलेंगे, यार मुझे तो टॉयलेट आती नहीं है, इनमें मेरी तो टॉयलेट निकलती नहीं है,
क्यों नहीं निकलती? क्योंकि फोबिया रहता है, गंदे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करके गया है, कहां कर गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, डब्बा ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वैसा होगा। ये क्या हुआ? ये फियर। ये कैसा फियर? सोशल फियर। सोशल गैदरिंग से, सोशल इंटरेक्शन से, सोशल परफॉर्मेंस से आपको जो फियर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सोशल फोबिया। समझ में मेरी बेटी? उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया। इस स्पेसिफिक फोबिया के अंदर सबसे पहला आता है बेटा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मींस फियर ऑफ हाई प्लेसेस। 7वीं मंजिल, 8वीं मंजिल या पहाड़ पे आप क्लाइंबिंग करके चढ़ गए हो और वहां ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपको डर लगना है। अरे आप ज्यादा हाइट पे चढ़ गए हो और नीचे देख के डर रहे हो तो डरना ठीक है कि नीचे गिर जाओगे, लेकिन तुम सोच सोच के डरो तो वो तो गलत है ना। जैसे पहले मैं 3rd 4th मंजिल को देख के डरता था भैया, क्योंकि गांव का रहने वाला आदमी नीचे रहते। अब हम आ गए यहां पर देखे भाई 4थी मंजिल पे रहते हैं जी। अब पहले तो चढ़ने में और 4थी मंजिल से नीचे डर लगता था, ओ भगवान कहां रहता हूं मैं। और आजकल तो लोग 12-12, 15-15, 18, 20, 21, 22 मंजिलों पर रहने लग गए। तो ऊपर से देखो तो नीचे धरती ऐसे गोल दिखाई देगी आपको, नीचे आदमी की ऊपर से खोपड़ी दिखाई देगी, बस आदमी नहीं दिखाई देगा पूरा। तो एक्रोफोबिया मींस फियर फ्रॉम हाई प्लेसेस। दूसरा हो गया बेटा जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मींस फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अब ऐसा नहीं है कि कल कोई अजनबी आदमी आपके सामने आ जाए, बोला भैया आपके घर में आ जाए, आप बोलो आइए हम खाना खिलाते हैं, बैठिए, लेटिए, सुलाते हैं हम आपको, और पीछे पिस्टल लगा के आया, बोला बाद में तुम्हें सुला गया। तुम कहो जी हम तो फोबिया को दूर कर रहे थे, डायरेक्ट थेरेपी ले रहे थे, फ्लडिंग है। फ्लडिंग थेरेपी के अंदर क्या होता है? जिस चीज से डर लगता है उससे डायरेक्ट मुकाबला करो। अरे स्ट्रेंजर्स से कहने का मतलब ये भैया, स्ट्रेंजर से, अजनबियों से लोग बात करने में डर लगता है। जैसे हम और तुम अब जानकार हो गए, लेकिन हम अजनबी होते और आप अजनबी होते तो हम शायद मुलाकात नहीं कर पाते। तो स्ट्रेंजर से कौन कैसा हुआ, क्या हुआ? अजनबी मैं मिल गया तो तुम मेरी तरफ स्माइल कर दोगे, सर कैसे हो। अजनबी को देख के थोड़ी स्माइल करोगे, वरना वो तो पीछे लग लेगा। तो फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अजनबी से डर लगना, स्ट्रेंजर्स से डर लगना। इरेशनल और इलॉजिकल। इरेशनल और इलॉजिकल कैसे? आप एक पार्टी के अंदर खड़े हुए हो, वहां पे बहुत अजनबी लोग आए हुए हैं, सब नाच रहे गा रहे, वहां आप डर रहे हो, तो ये आपका जीनोफोबिया है। लेकिन आप यदि अकेले किसी अजनबी के साथ एक बंद जगह पर खड़े हो और उसके वो आपकी तरफ पिस्टल लगा रहा है, तो वहां डरना जायज है। कई लोग फोबिया के अंदर समझ नहीं पाते। मैं आपको बार बार बोलता हूं, फोबिया का मतलब है इरेशनल इलॉजिकल फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन। इरेशनल इलॉजिकल फियर, ये कहलाता है फोबिया। उसके बाद एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन, आजकल की जो नई नई मदर्स होती हैं, बच्चे पैदा करने से डरती हैं, मर जाएंगे, एक कर दिया बहुत है, इसी को राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सब समझ लो, दूसरे की तो बस की नहीं है हमारी। ये क्या हो गया? एल्गोफोबिया, पेन, दर्द से डर लगता है। पहले की फीमेल्स 3-4 बच्चे पैदा कर देते, क्योंकि आदमी का तो कुछ जाता नहीं है, तो आदमी तो प्लान में रहता है, करते रहो बच्चे, कोई टेंशन नहीं। पर फीमेल को पता होता है कि कैसे करने, कैसे केयर करेंगे, कहां करेंगे। तो एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द का, बहुत लोगों को होता है। नेक्स्ट इरिथ्रोफोबिया। इरिथ्रोफोबिया, फियर फ्रॉम ब्लड। ओटी के अंदर आपने बुलाया मरीज को, देख लीजिए आप, खून देख के मरीज गिर पड़ा। अटेंडर, हाँ मरीज नहीं, अटेंडर, सॉरी अटेंडर। अभी जैसे हॉस्पिटल में एक ब्रेस्ट एब्सिस का पेशेंट आया, ब्रेस्ट एब्सिस के अंदर तो क्या करते हैं, इंसिजन लगा के अंदर फिंगर डाल के पूरी पस बाहर निकालते हैं। हस्बैंड साहब खड़े थे बगल में, वही लुढ़क लिया, बोला इनको पकड़ो पहले। बोला जी सुबह से नहीं खाया था तो देखने क्यों आया था यार। नॉर्मल आदमी तो कहेगा ना ये तो उंगली डाल दी भाई, इन्होंने अंदर ही छेद बना दिया। और वो तो हमें पता है कि उसके प्रिवेंशन और उसके ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है, जितने अच्छे तरीके से पस को क्लीन किया जाएगा उतनी जल्दी हील होगा। तो इरिथ्रोफोबिया, फियर फ्रॉम ब्लड। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर फ्रॉम क्लोज्ड प्लेसेस।
ज्यादा भीड़भाड़, क्लोज्ड प्लेसेस से डर लगता है। जैसे कई फीमेल्स, कई मेल्स डीटीसी की बस में नहीं बैठेंगे, बहुत भीड़ रहती है भाई, क्लोज्ड रहता है पूरा, उससे डर लगता है। इसको क्या बोलेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया। राय साहब याद हो रहा है कुछ? दिमाग पूरा एक्टिव है, बिल्कुल नेटवर्क पूरे होने चाहिए अपने। क्लस्ट्रोफोबिया मींस फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। और आजकल आ गया मोबाइल फोबिया। मोबाइल को अपने आप से दूर होने में हमें डर लगता है। कई लोग तो ऐसे देखे हैं जो कि रात को 2 बजे भी मोबाइल का देखते हैं, कुछ स्टेटस आया क्या। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोता होगा। पहली बात तो वो 24 घंटे काम करते, सोते नहीं है, लेकिन यदि वो सोते होंगे तो वो भी ऐसे मोबाइल नहीं देखते होंगे कि 2-4 घंटे हम देखते हैं। अंबानी भी सोता होगा तो मोबाइल को बाहर रख के सोता होगा, लेकिन हम लोगों के पास बिजनेस और एक्टिविटीज ज्यादा है ना, तो हम देखते हैं कि रात को किसने स्टेटस डाला, अलका क्या कर रही है। अलका हस्बैंड के साथ रील डाल रही है, देख लो अखिलेश जी क्या देखना है तुम्हें। मीन्स दिस इज एन मोबाइल फोबिया, जहां मोबाइल को दूर रखने से डर लगता है कि यार कोई पर्सनल चीज रह गई है। लोग 2-2, 5-5 किलोमीटर वापस आ जाते हैं, घर पे मोबाइल दे दो, भूल जाते हैं तो वापस। ये क्या है बेटा? एक मोबाइल फोबिया, और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज और मिसयूज, इस पर बहुत बड़े तर्क होने चाहिए। टेक्नोलॉजी और गूगल का आप यूज करो तो अच्छी चीज है, और मिसयूज करो तो वो बम बनाना भी सिखाता है। आप पूछ लो कैसे बम बनते हैं तो गूगल सब बताता है। और फिर तुम सामान इकट्ठा करो बम का, पीछे से पुलिस ने पकड़ लिए तो गूगल के चक्कर में धरे गए ना तुम। और यदि अच्छी चीज सीखनी है तो बहुत सारी ज्ञान की चीजें भी मिलेंगी आपको। अब ये तर्क करता है, आपके ऊपर डिपेंड है। अब्दुल कलाम नॉलेज के लिए दुनिया के अंदर पूजा गया, उसने अपनी चीज को, माइंड को यूज करा तो दुनिया के भले के लिए और देश के भले के लिए यूज किया अब्दुल कलाम ने। तो अब्दुल कलाम साहब, ये दुनिया जब तक रहेगी, जब तक इसको दुनिया पूजेगी कोई अब्दुल कलाम था। हम भी मर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी जो आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, वो भी कहेंगे भारत का एक राष्ट्रपति था अब्दुल कलाम, जिसके ऐसे बाल थे और वो ऐसे था, उसको पूजा जाएगा। वही एक दाऊद इब्राहिम, उसको भी अलग तरीके से याद किया जाएगा। दोनों ब्रिलियंट थे, एक ने समाज के लिए यूटिलाइज किया माइंड, एक ने गलत कामों के लिए यूटिलाइज किया। वो तो सब जगह माइंड ही यूज रहा है। जेब कतरा अपना दिमाग जेब काटने पर लगाता है, एक स्टूडेंट अपना दिमाग किताब पढ़ने पे लगाता है। तो है क्या है? आप किताब पढ़ने पे अपना दिमाग लगाओ जहां से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए। ये क्लस्ट्रोफोबिया, मोबाइल फोबिया, जीनोफोबिया, बेटा ये याद कर लेना। हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर। हाइड्रोफोबिया रेबीज के अंदर होता है, डॉग वाइट के बाद में, तो ये चीज आपको याद करनी है। उसके बाद जब हम इटियोलॉजी की बात करते मेरे दोस्त, कि इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया है कि इटियोलॉजी के अंदर सबसे पहले कोई भी इक्विलिब्रियम है हमारे माइंड का। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। माइंड मींस ब्रेन हमारी बैलेंस में है। यहां कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई। एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन मींस आप बाथरूम में नहा रहे थे, आपको छिपकली दिख गई, आपने बोला कैसे गेट खोलूं, कैसे जाऊं छिपकली बाथरूम में, वो भी गेट के ऊपर, कुंडी नीचे से खोलूंगी, छिपकली हाथ पे गिर गई तो काम निपट गया। अब आप छिपकली को देख रहे हो, बाथरूम के अंदर बंद हो, ये एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई। अब आप क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे? मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे या कोई और चीज करेंगे? तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन के बाद में? प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म हम यूटिलाइज करेंगे। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म हमारा क्या हो सकता है? जैसे रिप्रेशन कर दिया। इस प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करने के बाद में आपके 2 रूट बनते हैं, सक्सेस और नॉट सक्सेस। सक्सेस हो गए तो एंजाइटी रिजॉल्व, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। नॉट सक्सेस मींस एंजाइटी परसिस्ट, एंजाइटी मौजूद है। अब यहां पर फिर आप 2 तरीके से यूटिलाइज करेंगे। 2 तरीके से क्या क्या करेंगे आप?
सबसे पहले ये हुआ एंजाइटी परसिस्ट, फिर आप सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करेंगे। सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करेंगे तो एक हो जाएगा सक्सेस, एक होगा नॉट सक्सेस। यदि आपका सक्सेस हो गया तो नो एनी डिजीज, और यदि एंजाइटी परसिस्ट हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, फोबिया। ये चीज समझ में आई। सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म में आप एक लिख दो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको हॉस्पिटल में आपके बॉस ने डांटा, घर में बच्चों ने बोला पापा आ गए पापा आ गए, आपने बच्चे के दे दिया चांटा। मींस आपने आपका एंगर डिस्प्लेस कर दिया। वहां बॉस के तो चांटा नहीं लगा सकते थे आप, वरना आपका उल्टा काम हो जाता। आपने क्या करा, वहां का सिस्टम नीचे उतार दिया। पर्सन एग्रेशन कहां दिखाता है, अपने से छोटे वाले को, बड़े वाले को एग्रेशन नहीं दिखाता। अभी हमारे सामने 5 आदमी खड़े हो जाएं तो हम क्या कहेंगे, बाबूजी गलती हो गई माफ कर दो, तुरंत कह देंगे, बिना जाने क्या गलती थी वो भी नहीं पूछेंगे। और वहीं हमसे एक छोटा वाला आ गया और अकेला हुआ तो मुझे बता कैसे आया, आजा लड़ले, पहले तो तेरे को देख लेते हैं आज। ऐसा करते नहीं करते मन, सब साइकेट्री का खेल है मेरे दोस्त। तो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म और सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे साइकेट्री के जितनी भी हमारी थ्योरीज है, इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, साइकोडायनेमिक थ्योरी। बेटा पता है बहुत सारे साइकेट्री पढ़ाने वाले लोगों को ये थ्योरी समझने में बहुत टाइम लग जाता है, ये जबकि सबसे इजी क्राइटेरिया है और होता भी है ये दरअसल। अब ये एंजाइटी या फोबिया परसिस्ट रहेगा प्रॉब्लम रहेगा तो आगे जाके सिजोफ्रेनिया पैदा करते हैं, आगे जाके बड़ा डिजीज पैदा करेंगे। नेक्स्ट आ गया बिहेवियर थेरेपी। ये पहली होगी साइकोडायनेमिक थेरेपी, मैं रब कर दूं इसको। दूसरी जो हमारी थेरेपी आती है वो आती है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी के अंदर क्या होता है, फोबिया एक कंडीशनड रिफ्लेक्स है। फोबिया ये लिख रखा है, आपने लिख लिया, जिन्होंने नहीं करा वो कॉपी कर लेना और इसकी फोटो खींच के, हमारे मोहित चौहान ने फोटो खींच लिया है, ये फोटो खींच के अभी ग्रुप में डाल देंगे, जहां से आप तुरंत कॉपी कर लेना। ये काम तो ये कम से कम अच्छा करता है। इसके संग में मेरा भी फोटो लो तो कम से कम ये पता रहेगा कि मास्टर जी ये है पढ़ाने वाले हैं, वरना आजकल क्या होता है, कॉपी ज्यादा आता है, कॉपी ज्यादा बिकता है। चलो भाई मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। नेक्स्ट आता है बिहेवियर थ्योरी। यार पढ़ो तो मस्ती में पढ़ो, पढ़ाओ तो मस्ती में पढ़ाओ। जहां आनंद आता है ना वहां 2 शब्द और आते। अभी मैं बोरियत होके पढ़ूंगा ना तो ये फंडामेंटल कोई मेरे दिमाग में नहीं आएगी, और मैं यदि आनंद से पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें मेरे दिमाग में आएंगी, सब चीजें आएंगी दिमाग में, खुल खुल के आएंगी। दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है हमारी बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी हमें हिमांशु बताएगा, अन्नू क्यों नहीं आई मेरे को फोन करके बताना, फोन करके पूछना। बिहेवियर थ्योरी के अंदर फोबिया इज एक्सप्लेन्ड एज ए कंडीशनड रिफ्लेक्स। ये कंडीशनड है फोबिया। फोबिया क्या है, कंडीशनड रिफ्लेक्स। इनिशियली द एंजाइटी इज प्रोवोकिंग by a naturally frightening object. In this happens often then it leads to phobia. बेटा एंजाइटी क्या है, कोई फ्राइटेंड ऑब्जेक्ट है, उसका जो नेचुरल रेस्पॉन्स देते हैं हम, वो हमारी एंजाइटी कहलाती है। यदि ये फोबिया एक कंडीशन का रिफ्लेक्स होता है, ये बिहेवियर थेरेपी हमारी। बिहेवियर थेरेपी मींस हमारे बिहेवियर के अंदर जो फोबिया ये कंडीशन रिफ्लेक्स होता है कि यदि कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई तो हमें फोबिया लग जाता है उस चीज से। एंजाइटी प्रोवोकिंग मींस एग्जाम आ गई तो हम उससे डरने लग जाएंगे, छिपकली दिखाई दे गई हमें, उससे डरने लग जाएंगे। ब्लड एंजाइटी हुई और वो हमारे माइंड के अंदर थोड़ी देर के लिए रुक गई तो हमें उससे फोबिया हो जाता है। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर जो हम थर्ड पढ़ते, बायोलॉजिकल थ्योरी, इस बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा एक जेनेटिक एविडेंस। जब इस हम जेनेटिक एविडेंस की बात करते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द साइकेट्री के जितने भी डिसऑर्डर हैं बेटा उन सबकी यही है कॉमनली। अब इसके अंदर जैसे मैं बताऊंगा आपको, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं,
वो सब में मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रिप्लाई करते हैं। ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी जो बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर, अब इसके अंदर वो नहीं है मेडिकल सर्जिकल के अंदर कि सबसे पहले ड्यू टू एनी कॉज क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग के बाद में इस्चीमिया हो गया, इस्चीमिया के बाद लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसके कारण मायोकार्डियम लेयर के टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई होने के कारण डेथ स्टार्ट हो गई जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं। और यदि पेन हो रहा है तो एंजाइना पेक्टोरिस है, और यदि दर्द परसिस्ट है और टिश्यू डैमेज हो गए या डेथ हो गई तो मायोकार्डियल इंफेक्शन। वो नहीं है। हमारे साइकेट्री का मेन कॉज है स्ट्रेस एंड टेंशन। ये स्ट्रेस एंड टेंशन यदि प्रोलॉन्ग्ड होते तो यही सिजोफ्रेनिया पैदा करते हैं, यही मैनिया पैदा करते और यही डिसऑर्डर्स न्यूरोटिक डिसऑर्डर पैदा करते हैं। इनकी इंटेंसिटी, इनका बिहेवियर और इनका पर्सनालिटी के अंदर कितना चेंजेस होता है वो अफेक्ट करता है। साइकेट्री नॉर्मली स्टडी ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर की स्टडी करने के बेस पे ही हम बोलते हैं कि इसको ये डिसऑर्डर है। खाना सब खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, यदि कोई एबनॉर्मल खाए, ज्यादा खाए, खाता खाता जाए तो भी वो नॉर्मल होता है। अरे भाई मैं नॉर्मल मेरे घर में 3 रोटी खाता हूं, लेकिन हमारे यहां किसी की शादी में गए हम तो वहां पे हमने 6 रोटी खा ली क्योंकि बढ़िया माल बना हुआ था, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। पर एबनॉर्मल क्या होगा, मैं 6 खाने के बाद उल्टी करूं और फिर खाऊं आके, तो ये होगा एबनॉर्मल बिहेवियर। अरे घर में सब्जी अच्छी बना दे प्रतीश घर वाली तो तुम ज्यादा खा लो, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। आज अच्छी बनाई है खा लो, या प्रेम से एक रोटी ज्यादा दे दी तो खा लो। एबनॉर्मल क्या है, जब आप लग्जेटिव यूज करो, आप ये सोचो कि मुझे बहुत खाना है, या आप ये सोचो मुझे खाना ही नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला बनना है, ये सारी चीजें ये आती है ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये कंडीशन ही ऐसी है, एक्सेसिव ईटिंग, और उसमें लिखा बिंजिंग एंड पर्जिंग। बेटा एक क्वेश्चन पूछा था, बिंजिंग एंड पर्जिंग। बिंजिंग मींस एक्सेसिव ईटिंग की, और पर्जिंग मींस तुमने उल्टी की और फिर तुम खा रहे हो। अरे प्यार प्यार में मोहब्बत में ज्यादा खा गए, फिर उल्टी आ गई तो कोई बात नहीं, छोड़ दो दादा अब नहीं खाएंगे, गलती हो गई, उसके बाद सुधर जाओ। लेकिन तुमने तो इसको हैबिट में ले लिया है, तुम तो डेली लपेट रहे हो, डेली उल्टी कर रहे हो, फिर खा रहे हो, तो ये क्या आएगा, बिंजिंग एंड पर्जिंग, ये आएगा ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर भी 15 to 20%। और एंजाइटी और फोबिया तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बेटा। एंजाइटी होगी जब भी फोबिया होगा, एंजाइटी परसिस्ट, एंजाइटी मौजूद है तो हमें फोबिया होगा। तो 15 to 20% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स दोज आर हैविंग फोबिया। केमिकली इंड्यूस्ड के अंदर सर्टेन केमिकल्स लाइक सोडियम लैक्टेट एंड 5% CO2 ये लीड करते फोबिया को। ठीक है बेटा, सेम टू सेम। इनके अंदर क्वेश्चंस नहीं बनते बेटा ज्यादा, इनके अंदर क्वेश्चंस ये बनता है कि एंजाइटी प्रोवोकिंग गैस कौन सी है, 5% CO2। सोडियम लैक्टेट कैन प्रोड्यूस एंजाइटी, यस। कई बार ये पूछता है एंजाइटी प्रोवोकिंग कंटेंट या केमिकल एजेंट कौन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम लैक्टेट, 5% CO2, आइसोप्रोटेनॉल, ये एंजाइटी प्रोवोकिंग केमिकल सब्सटेंस है। ये कोई नहीं पूछेगा 15 से 20% चिल्ड्रन में पाया जाता है, क्या पाया जाए। ये तो वैसे एक रफली है कि जब मैं डिजीज कंडीशन पढ़ा रहा हूं तो आपका माइंड इतना हो कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। उसके बाद जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि भैया मैनेजमेंट क्या होगा फोबिया का, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले, अब मैनेजमेंट में भी क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या होगा, सपोर्टिव साइकोथेरेपी और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे बेटा तो इसके अंदर क्या आएगा, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अंदर क्या आया, इसके अंदर सपोर्टिव साइकोथेरेपी और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ये चीज समझ में आई आपको, सपोर्टिव साइकोथेरेपी और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ये चीज समझ में आई आपको। आगे बेटे समझ, सपोर्टिव साइकोथेरेपी हमें पर्सन को सपोर्ट देना है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक फियर है, आप टेंशन ना लो, इसको रिलैक्स करो, आपको आराम हो। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, हम उस इंडिविजुअल से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके पर्सनल परसेप्शन को फाइंड आउट करेंगे और ट्राई टू सॉल्व दैट, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिहेवियर थेरेपी। अब देखो मेरे बच्चे, बिहेवियर थेरेपी के अंदर तो नाम आते ही सबसे पहले लिखना है आपको फ्लडिंग।
फ्लडिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या, इम्प्लोसिव। तो बेटा इसको तो याद कर लेना। जिस चीज से डर लगता है उससे उसका मुकाबला कराया जाता है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। नेक्स्ट होता है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, इसका कहने का मतलब ये बेटा कि एक्सपोजर, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से एक्सपोज हो सकते हो, लेकिन हर प्रॉब्लम को रेस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है ना बेटा। रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स प्रिवेंशन को लिमिटेशंस करो। ये चीज समझ में आई? आपके प्रॉब्लम आई, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई आपके, मैंने भी तो ये टेक्निक यूटिलाइज की है। मैं काम करता हूं, बहुत सारी जगह एक्सपोजर रहता है मेरा, बहुत सारी टेंशंस का एक्सपोजर रहता है, तो मैं क्या करता हूं, रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, उन टेंशंस को रेस्पॉन्स ना देने की कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं दूंगा, तुम एक नॉर्मल पार्ट हो मेरे काम का। तो रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, आप रेस्पॉन्स देंगे तो टेंशन आएगी ना आपको। आप माइंड पे रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे उस चीज का, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, फोबिया होगा ही नहीं। नेक्स्ट आ गया रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉडी को आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो, ये बिहेवियर थेरेपी के अंदर आता है बेटा। और जब हम इसके ड्रग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर तो आपको मैंने पता है एंजियोलाइटिक ड्रग, सबसे पहले तो बेंजोडाइजीपाम देंगे, बेंजोडाइजीपिन्स। ड्रग ट्रीटमेंट में क्या देंगे भैया, वही एंजियोलाइटिक ड्रग्स, बेंजोडाइजीपाइंस। इसके अंदर लिख दो लोराजीपाम, डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम और एल्प्राजोलम ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर। एल्प्राजोलम ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एल्प्राजोलम जो होती है बेटा वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एल्प्राजोलम। नेक्स्ट देते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट। इस एंटी डिप्रेसेंट के अंदर इमिप्रामिन, IMIPRAMIN, इमिप्रामिन, सर्टेलिन, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अनफ्लुएक्साटिन। अब कई बार हो क्या जाता है, हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और उनसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है ना, विच इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो हमारे बच्चे उसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं। दैट विल लीड प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम पैदा करती है। तो आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज आपको कहां पैदा करनी है डिजीज। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन कौन सी है, मैं बाकी जब आपको साइकोफार्मेकोलॉजी बताऊंगा तो हम इन ड्रग्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए इसके। तो अभी हमने जो पढ़ा वो फोबिया के बारे में पढ़ा। फोबिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्पेसिफिक फोबिया से आते हैं कि भैया सोशल इंटरेक्शन से डर लग रहा है तो वो सोशल फोबिया होता है, या जी किसी सिचुएशन से डर लग रहा है तो वो एगोरोफोबिया होता है। बाकी स्पेसिफिक फोबिया के अंदर एक्रोफोबिया, फियर फ्रॉम हाई प्लेसेस, जीनोफोबिया, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर, इरिथ्रोफोबिया, फियर फ्रॉम ब्लड, एल्गोफोबिया, फियर फ्रॉम पेन, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर फ्रॉम क्लोज्ड प्लेसेस। इनके ये क्वेश्चंस यहां से बन के आते हैं, या तो टर्मिनोलॉजी में, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोबिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है। तो यदि बिहेवियर थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, मिल्यू थेरेपी, ईसीटी, तो आपको बिहेवियर थेरेपी को टिक करना है। और यदि वहां पर फ्लडिंग है या इंप्लोसिव है तो आपको इंप्लोसिव या फ्लडिंग थेरेपी को टिक करना है। बाकी ट्रीटमेंट हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग बेंजोडाइजीपिन्स देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं। ये टॉपिक हमारा फोबिया का कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए
हमारी कुंभज नर्सिंग एकेडमी का चैनल KNA दिल्ली या डॉक्टर अखिलेश शर्मा के नाम से आप डालकर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी डेली वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहिए, फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।